तो दोस्तों भाइयों बहनों स्वागत है आपका अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज का जो वीडियो है इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। एक बार दोबारा सुन लेना मेरी बात, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। यस गाइस, कंपनी अकाउंटिंग यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो कंपनी अकाउंटिंग सबसे बड़ा टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है एज एन इंडिविजुअल टॉपिक। इससे ज्यादा टॉपिक वेटेज रखने वाला सिर्फ पार्ट बी में जीके है, इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है जो इतना वेटेज रखता हो। इतने क्वेश्चन है कि अगर आप करोगे तो थक जाओगे, लेकिन हम वो लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। जब प्रीवियस ईयर के जो यहां पे क्वेश्चन है 2018 की वैकेंसी में इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, गारंटी से बोल रहा हूं, अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो कंपनी अकाउंटिंग का आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो गलत करोगे ही नहीं, इवन कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप कंसेप्ट क्लियर करके बैठे होंगे। गाइस देखो, कंपनी अकाउंटिंग हो गया, पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हो गया, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, ये क्लियर करोगे तभी मार्क्स जुगाड़ पाओगे अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल प्लस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। इसीलिए एक बार वीडियो में बने रहना, और वीडियो यूजफुल लगता है तो मैं एक ही चीज डिमांड करता हूं कि यार वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, कम से कम पॉज करके वीडियो को लाइक कर दिया करो, और तो अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, और जो भी साथ में तैयारी कर रहा है उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना। आज इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एग्जाम नजदीक है, होपफुली एग्जाम की हीट आपको फील हो पा रही। गाइस, कंपनी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग एंट्रीज, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इससे रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज के लेक्चर में करने वाले हैं। पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है और जल्दी से जल्दी वीडियो को खत्म करूं, जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Authorized capital is equal to issued capital. Authorized capital is greater than issued capital. Paid up capital is greater than equals to issued capital. या none of the above. इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन इसकी थ्योरी में नहीं पूछ सकता कोई, कंपनी अकाउंटिंग की थ्योरी में इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। शेयर कैपिटल का आपको पता होना चाहिए कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है, कौन कौन सी क्या होती है। गाइस, जो सबसे मैक्सिमम कैपिटल होती है ना, सबसे मैक्सिमम कैपिटल जितनी एक रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जो मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है, अपने एओए एमओए में लिखा हुआ होता है, वो होती है ऑथराइज कैपिटल, सबसे ज्यादा वही होती है। तो यहां पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू में ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। देखो, ऑथराइज कैपिटल होती है ना, उसी में से हम इशू करते हैं कैपिटल को, उसी का कोई पार्ट है जिसको हम इशू करते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन होता है, फिर है ना उसमें पेड अप कैपिटल होती है, तब जाके इतना सारे कैपिटल क्रिएट होती है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा जितना समझा सकता हूं समझाऊं, अदरवाइज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो खुद भी कर ही लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन when appropriation of certain number of share is made to an applicant in response to application? तो which of the following will define अप्रोप्रिएशन करते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इज मेड टू एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन आती है उसके बाद अप्रोप्रिएशन करके हम यानी बांटते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर बोलते हैं, शेयर ट्रेडिंग बोलते हैं, शेयर परचेस बोलते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस। पी लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स। मैं यहां पे वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और ऑलमोस्ट 99.999% क्वेश्चन में वो एप्लीकेबल होगी। और जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। मतलब इस जो मेरी ट्रिक है उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा टफ पूछा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹2। तो 10 + 2 पे इसने इशू किया था, यानी ₹12 का इशू किया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3, ₹3 की फाइनल कॉल पे नहीं करी, उसके लिए फॉरफिट कर दिया है। अब फॉरफिट करे हुए शेयर्स में से 100 शेयर को रीइश्यू कर दिया इन्होंने ₹11 पर शेयर के हिसाब से। ₹10 का शेयर था, उसको ₹11 में इन्होंने रीइश्यू कर दिया फॉरफिट करने के बाद। तो हाउ मच ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर करते हैं? जब हम रीइश्यू कर देते हैं शेयर्स को, तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट को। एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसमें से क्या है कि प्रीमियम को तो हमेशा आपको भूल जाना है, एक बार के लिए प्रीमियम को भूल जाना है। तो शेयर कितना बचा हुआ है? 10। इसमें से इन्होंने क्या बोला है कि फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल का ₹3 पे नहीं किया, तो इसने पे कितना कर दिया? ₹7 पे कर दिया। तो आप सबको पता होगा कि हम जब भी एंट्री डालते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, ये एंट्री डालते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है, इसमें कौन सी अमाउंट डालते हैं? इसमें हम वो अमाउंट डालते हैं जो अभी तक हमने शेयर होल्डर से ले लिए अरियर से पहले।
इसमें वो अमाउंट डालते हैं, और इसमें कौन सी अमाउंट डालते हैं, इसमें कॉल्ड अप अमाउंट डालते हैं। तो यहाँ पे कुछ बोला हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे 10 के 10 रुपए इसने कॉल्ड अप तो कर चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है, लास्ट तक 10 तक पहुंच चुका है जब ये रीइश्यू कर रहा है। और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स के हमारी कौन सी अमाउंट होती है, जो हमने पे नहीं किया है, ठीक है, वो वाली अमाउंट यहां पे होती है। तो यहां पे मैं एक चीज बताता हूं आपको, इस केस में शेयर फॉरफीचर में कितने से अमाउंट जाएगी, 7 रुपए तक उसने पे कर दिया है। कितना, 7 रुपए तक पे कर दिया है उसने, 150 इंटू 7 रुपए तक उसने पे कर दिया है, क्योंकि इतने ही शेयर को हमने फॉरफिट किया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लेकिन इसने क्या बोला है, 100 शेयर्स को रीइश्यू किया है। थोड़ा हौच-पौच मत होना क्वेश्चन को लेके, इजी क्वेश्चन है, ये ट्रिक है, ये यहां पे समझ जाओगे ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लोगे इसके फॉरफीचर और रीइश्यू के। तो 100 शेयर को इसने रीइश्यू किया है। अब देखो 150 को फॉरफिट किया था, लेकिन हमारा कैपिटल रिजर्व कितने का बनेगा, जितने का रीइश्यू किया है, ठीक है। तो 100 शेयर को इसने रीइश्यू किया है, कितने पे, 11 पे किया है, 11 पे। तो यहां पे जब हमने फॉरफीचर बनाया होगा 100 शेयर्स का, वो कितने का बनाया होगा, 100 इंटू 7, कितने का बनाया होगा, 100 इंटू 7, 700 का बनाया होगा, ठीक है। ध्यान से समझना बात को, 700 का हमने शेयर फॉरफीचर बना दिया। उसके बाद जो हमने रीइश्यू किया वो क्या है, 11 रुपए, यानी हमें यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने प्रीमियम पे इशू किया है। तो ये प्रीमियम वाला जो अमाउंट है ना, 1 रुपया, ये चल जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, यहाँ पे फॉरफीचर में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या किया हमने, 7 में से हमें लॉस कितने का हुआ है, रीइश्यू करते वक्त 0 रुपए का लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर देता, ये 9 रुपए पे इशू कर देता, तो हमें यहाँ पे 10 का शेयर था और 9 रुपए पे इशू कर दिया, तो 1 का लॉस हो जाता। तो जो दिया हुआ अमाउंट है उसमें से हमें फिर बाद में लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, तो वहां पे 6 आ जाता। लेकिन यहां पे हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा, इसीलिए 7 माइनस 0 इंटू 100 कर दो, तो यानी आपका अमाउंट आ जाएगा 700 रुपए। अगर इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाए तो बहुत अच्छा है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो मैं आपको दोबारा कराऊंगा, उसको समझना, अच्छे से समझना, या फिर वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, मेरे एक एक वर्ड पे गौर करना, मैंने क्या क्या बोला है, अच्छे से समझ जाओगे। इसका करेक्ट आंसर है 700 रुपए, ठीक है। आप अपने नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा मैंने इस ट्रिक को समझाने के लिए आपको डायरेक्टली बताया है कि भाई 7 रुपए उसने पे कर दिए, तो 7 तो वो हो गया, और इसको रीइश्यू करते वक्त कोई लॉस हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, लेकिन रीइश्यू करते वक्त कोई लॉस नहीं हुआ, तो यहां पे ये 7 का 7 रह जाएगा, और अमाउंट यानी रीइश्यू कितना किया है, 100, तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If total number of shares, ये टोटल है गाइस, टोटल, if total number of shares offered to public for subscription is less than the number of applications received, ठीक है, it is termed as, इसको क्या बोलेंगे, इट इज टर्म्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन। जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए हैं कंपनी ने, ठीक है, ऑफर किए हैं, वो अगर लेस है जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी एप्लीकेशन हमें ज्यादा मिल गई है और जितने ऑफर किए हैं वो हमारे कम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेयर्स में बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो शेयर्स फॉर कैश में भी इशू कर सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स एट पार अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। देखो मशीनरी के अगेंस्ट में हमने शेयर्स इशू करे हैं, तो डेबिट कर देंगे मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, मशीनरी डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल को करेंगे। तो ऑप्शन में है क्या, ठीक है, ऐसा ऑप्शन में डेबिट मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट आंसर दिख गया है, तो बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आता है हमारे पास उसको डेबिट कर देंगे, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट शेयर कैपिटल, ठीक है, इशू। तो अगला क्वेश्चन है, डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, या एनी ऑफ द अबव। तो डिबेंचर्स भी हम किसी भी फॉर्म में इशू कर सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन भी कर सकते हैं, फॉर कैश भी कर सकते हैं, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एनी ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कौन सा अमाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। तो आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए, इशू की, फॉरफीचर की, और सारी इशू करने की, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है, रिडेम्पशन की, सब कुछ। तो यहाँ पे ऑप्शन आर डिबेंचर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, डिबेंचर होल्डिंग अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिबेंचर अकाउंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना। एक्स वाई लिमिटेड ने 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1। ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते रहना। ईच पेएबल एट 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 एप्लीकेशन में, 4 अलॉटमेंट पे बोला है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही मानेंगे, यानी 11 रुपए थे, तो 11 में से 6.5 आ गए, तो जितना बचा 4.5 रुपए, ठीक है, 4.5 ही बचेगा ना, हाँ 4.5 ही बचेगा। तो ये 4.5 रुपए हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मांग लेंगे। तो ऐसे इन्होंने इशू किया है। एप्लीकेशन कितने की है, 5 लाख की। देखो 2.5 लाख
ऑफर किए थे, इशू किए थे, 5 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स, बट द कंपनी अलॉटेड टू देम ओनली 2.5 लाख शेयर्स, तो 5 लाख शेयर्स को 2.5 लाख शेयर्स अलॉट करे तो ये हो जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कम शेयर्स अलॉट करने पड़ते हैं जितने ऑफर किए हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, और जो ज्यादा एप्लीकेशन आती है उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर फर्दर कॉल्स, लास्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स वॉज रिसीव्ड, 500 शेयर्स वर नॉट रिसीव्ड, सॉरी नॉट रिसीव्ड एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी यहां पे फॉरफीचर भी किया गया है। तो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, क्योंकि 2.5 लाख हमने इशू किए थे, 5 लाख एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। 5 लाख को हमने 2.5 लाख इशू किए हैं तो प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, और यहाँ पे 500 शेयर्स के लिए फॉरफीचर के लिए भी बोल दिया इन्होंने, तो फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीजें हुई है इस केस में। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 फुल्ली पेड अप शेयर्स, फुल्ली कॉल्ड अप, मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पे हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट लेंगे जब भी क्या उसकी हम एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब मैं यहां पे बताता हूं आपको, 200 फुल्ली पेड अप शेयर्स को इसने फॉरफिट कर दिया है, ऑन विच 1300 हैड बीन रिसीव्ड, 1300, 10 में से कितना रिसीव हो गया, 1300, 200 रुपए का 10 बनता है 2000, उसमें से कितना रिसीव हो गया, 1300 रिसीव हो गया, यानी कितना अमाउंट रिसीव हो गया होगा 10 के अकॉर्डिंग, 1300 बट्टे 200, एक बार के लिए 6.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन दी शेयर्स वर रिशूड फॉर फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। अब 10 का शेयर था जिसको हमने 9 पे रीइशू कर दिया, जो फॉरफिटेड शेयर्स थे ना उनको पूरे के पूरे को इशू किया है हमने, जितने फॉरफिट किए थे उतने ही रीइशू किए हैं। कितने पे, 10 का शेयर था उसको 9 पे रीइशू किया, तो लॉस कितने का हो गया, 1 का हो गया, यानी ये डिस्काउंट दिया होगा हमने, तो ये डिस्काउंट किसमें से माइनस करेगा, हमारे पास जो 1300 रुपए ऑलरेडी आ चुके थे फॉरफीचर करने के लिए, उसको तो हमने कर दिया था फॉरफिट, तो हमें वो प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पे ये डिस्काउंट दिया फॉरफीचर अकाउंट में से, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो ओवरऑल कितना बचेगा हमारे पास, 5.5। ठीक है, 5.5 बचेगा कितने शेयर्स के ऊपर, 200 शेयर्स के ऊपर, इतना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 200 इंटू 5.5 करोगे आप, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, 200 इंटू 5.5 करोगे तो आपका 1100 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओमेगा लिमिटेड, a listed company, acquires assets worth ₹7.5 lakh from Alpha Limited and issue shares of ₹10 each at a premium of 25%. तो number of shares to be issued by Omega Limited to settle the purchase consideration. तो 7.5 लाख की इन्होंने क्या लिया है, असेट लिया है। ठीक है, 7.5 लाख का असेट लिया है। अब 7.5 लाख के असेट को किस रेट पे ये इशू कर रहे हैं, 10 रुपए तो इन्होंने ये, और 10 का ये 25% प्रीमियम। ठीक है, तो ये इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल के आएंगे, 60,000 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, 60,000 शेयर्स इजीली कर लोगे, इजी क्वेश्चन था, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर समझ में आ रहे हैं और वीडियो यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो यार, बीच बीच में बोलना पड़ता है बिकॉज आप करके नहीं जाते लाइक, इसलिए। देखो, ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000, यानी यहां पे प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, कैसे शेयर इशू करें कि भाई 14 एप्लीकेशन आई थी, उनको 10 शेयर्स इशू करें। ठीक है, तो 10:14 के रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने इशू करा है। ऑन प्रोराटा बेसिस द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन वाज, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट पे कर रहा है, 2 रुपए पे करेगा, 2 रुपए। ठीक है, अब अप्लाइड फॉर एफ, एक शेयर होल्डर है, एफ ने क्या करा है, एक इंसान है जिसने है ना 420 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, तो द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। ठीक है, एंड द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो अब इस क्वेश्चन को समझना। अब देखो, जिसने 420 के लिए अप्लाई करा है तो 420 इसका क्या हो गया, ये हो गया 14th पार्ट। ठीक है, 14th, जो 14 है उसको कितने दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। एक बार इसको काट दो यहां से। ठीक है, जो 14 है उसको कितने दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। तो 420 के लिए अप्लाई करा था, जो है 14, तो इसको है ना 10 दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट अमाउंट निकल के आ जाएगा 300 शेयर्स। ठीक है, 300 शेयर्स उसको अलॉट करेंगे। अब 300 शेयर से एक ही पार्ट निकालते हैं, मैं समझ में आ गया कि यहां पे ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 300 शेयर्स डी ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन अगला पार्ट भी मैं आपको बताता हूं क्यों निकाला है इन्होंने, क्या किया है अगले पार्ट के लिए। इन्होंने बोला है कि एडजस्टमेंट करेंगे जितनी एक्सेस अमाउंट पे करिए, तो 420 शेयर एप्लीकेशन में लगाए थे 2 रुपए के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 840। लेकिन इसको शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं, 300, तो एप्लीकेशन में कितने देने थे, 300 इंटू 2 600 रुपए। ठीक है, तो 840 जो दिए हैं उसने, और देने कितने 600, तो 240 इसने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएगा फ्यूचर के अलॉटमेंट वाली अमाउंट में। ठीक है, 240 एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट वाली अमाउंट में, यही क्वेश्चन था, यही पूछा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ए कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जिसको याद आ गया होगा वो इस क्वेश्चन को एक नजर में जज कर लेगा, यानी आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, और आप है ना ऑलमोस्ट 50 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन में बचा के चलोगे अगले क्वेश्चन के लिए, यानी 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे उनको जब 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे तभी आप पूरा पेपर इजीली कॉन्फिडेंस के साथ बाकी क्वेश्चंस को टाइम लेते हुए अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका करेक्ट आंसर है 20 ईयर्स। थर्ड डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं जिसको पार पे इशू किया था, हेल्ड बाय सौरभ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर्स, ठीक है 4 पर शेयर, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 8 पर शेयर है। ऑन द फॉरफिचर द अमाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं स्टार्टिंग से 3 क्वेश्चन ऐसे करा दिया जिसमें मैंने बोला है कि जब फॉरफिचर करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर्स, तो इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो इस जगह जो अमाउंट डालते हैं वो कौन सी अमाउंट होती है, कॉल्ड अप कैपिटल वाली अमाउंट होती है। तो अमाउंट डेबिटेड फॉर शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, कॉल्ड अप है 8, कितने शेयर्स है 1000, तो 1000 इंटू 8 वाली कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो 8000 का अमाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ इट्स शेयर्स इज कॉल्ड। मैंने स्टार्टिंग के पहले ही क्वेश्चन में बताया था जो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी इश्यू कर सकती है उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल बोल सकते हैं या फिर इसको हम मैक्सिमम कैपिटल बोल सकते हैं, या इसको एक अदर नाम दिया जाता है वो है रजिस्टर्ड कैपिटल। जो एमओए और एओए में रजिस्टर्ड होती है वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, तो ये ऑप्शन इसका है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी होगी ये पीडीएफ, ठीक है। पेओस लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 1,15,000, 1,15,000 की मशीनरी खरीदी, उसमें से उसने पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू 10,000 बाई चेक एंड द रिमेनिंग बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप एट एन इशू प्राइस ऑफ 10.5, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, 1,15,000 का कोई एक मशीनरी खरीदी जिसका 10,000 तो इसने पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू। अब कितना बचा 1,05,000, 1,05,000 का ये इशू कर रहा है शेयर्स, कितने रुपए में इशू कर रहा है 10.5 प्रीमियम पे इशू कर रहा है, ठीक है। तो 10.5 से जब इसको डिवाइड, और यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट पूछा है तो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगा ये नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगा 10,000, इसको 1,05,000 डिवाइडेड बाय 10.5 करोगे तो 10,000 शेयर्स आ जाएगा। और प्रीमियम कितनी है 10 को 10.5 पे, तो प्रीमियम हो गई यहाँ पे 0.5, 10,000 इंटू 0.5 करोगे तो 5,000 आपका ये प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन है, जी लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम एच लिमिटेड एट बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख। The consideration was paid by issue of 12% debentures of rupees 100 each at a discount of 20%. For this transaction, the debenture account will be credited at। तो देखो इसमें सिंपली बात है कि 2 लाख का, देखो जब भी कोई फ्रेश इशू होता है ना, डिबेंचर्स आर इशू डिस्काउंट पे होते हैं, डिबेंचर्स क्रेडिटेड करना पड़ता है हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स से, ठीक है। एंड डिस्काउंट अलाउड इज ट्रांसफर्ड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्काउंट अलाउड किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हुआ कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए दे रखी है और डिबेंचर्स ऑफ रुपए एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे ये जो 20% डिस्काउंट है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें कितने डिबेंचर्स इशू करे होंगे वो आ जाएगा पहले तो इसको है ना हम 80 से कर देंगे, 100 का 20% माइनस कर देंगे तो 80 बचेगा। तो 2 लाख को हम 80 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2,500 डिबेंचर्स, ठीक है। 2,500 डिबेंचर्स को ये कर देंगे, ठीक है। अब 2,500 है, ये कितने रुपए के थे, ये थे 100 रुपए के, ठीक है, 100 रुपीज ईच का। तो कितना अमाउंट हो जाएगा फॉर दिस डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो नॉमिनल वैल्यू से करेंगे तो 2500 इंटू 100 कर देंगे तो 2.5 लाख ये करेक्ट अमाउंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। कितने से करेंगे 2.5 लाख से करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सॉलिड लिमिटेड इशूड, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, सॉलिड लिमिटेड इशूड, एक सेकेंड, हाँ, सॉलिड लिमिटेड इशूड 2,00,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज है ठीक है, ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार
मैं खुद गलत बोल रहा हूँ वैसे तो है। दोबारा पढ़ते हैं। सॉलिड लिमिटेड इश्यूज 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार विच आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द कंपनी इशूड 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। ठीक है। उन्होंने 1500 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए वाले 20% प्रीमियम पे। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू CRR। CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? तो CRR में अमाउंट वही ट्रांसफर करते हैं जो उनके नॉमिनल वैल्यू के डिफरेंस होता है, जो नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज करते हैं। जब भी कोई फ्रेश इशू होता है और वो इशू प्रीमियम पे होता है तो उस केस में हम नॉमिनल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। इसकी नॉमिनल वैल्यूज क्या हो गई प्रेफरेंस शेयर की? 2 लाख 2000 इंटू 100, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 2 लाख। ठीक है। और जो इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? 1500 इंटू 100, क्योंकि ये तो 20% तो प्रीमियम है। ठीक है। तो ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चले जाएगा। तो 1500 इंटू 100 करेंगे तो 1.5 लाख। तो अब जो इसका डिफरेंस होगा 50,000, ये जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है। ये रूल है, आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी इनवाइटेड शेयर एप्लीकेशन ऑफ 5000 की शेयर एप्लीकेशन इनवाइट करी और उसने रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 6000 शेयर्स एंड वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस पे उसने शेयर्स अलॉटेड कर दिया। 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड। 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द केस बिलोंग्स? 5000 एप्लीकेशन ऑफर करा था और 6000 एप्लीकेशन आ गई, तो ये कौन सा केस है? ठीक है। और यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट भी हो गया है, प्रोराटा बेस पे अलॉट भी कर दिया है। तो प्रोराटा बेस हुआ, यहाँ पे हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, फॉरफीचर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स फेल टू पे फाइनल कॉल, 20वां क्वेश्चन है। एक्स ने फेल हो गया फाइनल कॉल पे करने में 24,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर है। ठीक है। तो कितना हो गया? 24,000 इंटू 20, ये फाइनल कॉल था। 15/12/2013 को ये ड्यू हो रहा था और ये फेल हो गया एंड पेड द सेम सम ऑन 15/3/2014। तो कितना हो गया? 15/12/2013 से लेके 15/3/2014, यानी 3 महीने का ये डिले हो गया। ठीक है। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स? तो देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स लगता है वो लगता है 10% की रेट के हिसाब से। और यहाँ पे कितना डिले हुआ है? 3 महीने का डिले हुआ है, तो 3/12 कर देंगे और 10% लगाएंगे तो 10/100 कर देंगे। तो 24,000 इंटू 20 इंटू 10% कर देंगे इंटू 3/12 कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाउंट में बता देता हूं, अमाउंट आएगी 12,000 रुपीज। ठीक है। कर लेना कैलकुलेशन आप। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स मोर देन ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। मैंने बार बार मैं बता रहा हूं, अब मैं इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा। आप सबको इससे इजी क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता शेयर कैपिटल में से। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है। सीधा नाम लिखना, ए वे मत लिखना यार। ठीक है। मैं याद नहीं रख पाता कि कौन से का आंसर दिया आपने। ठीक है। तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जब रीइश्यू करते हैं शेयर्स को और उसमें प्रीमियम रिश्यू मिल जाती है, हमें प्रीमियम हो जाती है, प्रीमियम रिसीव हो जाती है, तो वो क्या, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्रेडिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो, जब हम रीइश्यू करते हैं किसी भी चीज को तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। टू, अब यहां पे प्रीमियम पे इशू किया है तो हम यहां पे करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और यहां पे अगर ये प्रीमियम पे इशू नहीं करता, डिस्काउंट पे इशू करता, तो हम यहां पे शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देते। लेकिन यहां पे प्रीमियम के लिए पूछा है तो यहां पे क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से ये क्रेडिट होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स उसने फॉरफिट किए हैं 10 रुपए वाले, 9 कॉल्ड अप, 9 ही कॉल्ड अप हुए हैं। मैंने फिर बोला हूं, फॉरफिचर करते वक्त कॉल्ड अप का ध्यान रखते हैं। ठीक है। ऑन विच ही पेड 7 पर शेयर, तो उसने 7 रुपए के 700 शेयर्स के ऊपर 7 रुपए पे कर दिए थे। उसमें से कितने शेयर्स एट द आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर रीइश्यूड, 200 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, 700 शेयर फॉरफिट किए थे। ठीक है। और 200 शेयर यहाँ पे रीइश्यू करे हैं। ठीक है। और रीइश्यू किस रेट पे करें? 9 रुपए के हिसाब से करें, ताकि 10 रुपए का ये शेयर था उसके, लेकिन फिर भी इन्होंने रीइश्यू किस रेट पे किए हैं? 9 रुपए के, यानी 1 रुपए का घाटा। तो द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यूड, तो रीइश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आया? 200 रीइश्यू करें हैं तो 200 इंटू 9 के हिसाब से अमाउंट आएगा हमारे पास। कितना अमाउंट आएगा? 1800। और कितने रुपए की शेयर कैपिटल थी? 10 रुपए वाली शेयर कैपिटल थी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10,
यानी ये तो हम 10 से ही करेंगे, 2000 से ही ये क्रेडिट करेंगे। तो यानी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट कितना कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल को। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 1800 रुपए रह गया, ये 2000 रह गया, तो इसके डिफरेंस को क्या करेंगे? बार बार मैं बोल रहा हूं कि शेयर फॉरफीचर जो लॉस होता है, जो डिस्काउंट देते हैं यहाँ पे रीइश्यू के टाइम पे, उसको शेयर फॉरफीचर से सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4। ठीक है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है 4 रुपए के हिसाब से, एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ऑफ ₹2 ईच। यानी क्या कैसे कैसे मांगे थे पैसे इन्होंने? देखो, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल, 4 रुपए अलॉटमेंट और 10 रुपए का शेयर है, तो 2 रुपए इन्होंने एप्लीकेशन पे मांगे होंगे। ये अलॉटमेंट पे हो गया होगा, ये फर्स्ट कॉल हो गया, ये सेकंड फाइनल कॉल हो गया। ठीक है, ये फाइनल कॉल हो गया। तो ऐसे करके इन्होंने 10 रुपए मांगे थे। ठीक है, और कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है? 300 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड, सारे शेयर्स यानी 300 के 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 10 रुपए के हिसाब से। तो यहां पे जब हमने फॉरफीचर किया था, उस टाइम पे जो हमने फॉरफीचर अकाउंट में लेके जाएंगे अमाउंट, वही अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे, क्योंकि हमने 10 रुपए के हिसाब से ही इसको इशू करा है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। डिस्काउंट देते तो हम वो माइनस कर देते। अब यहाँ पे कितना अमाउंट हमें मिलता है, जितना अमाउंट हमें मिल चुका होता है, उतना अमाउंट हम यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला कितना है? सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, बाकी अलॉटमेंट तो इसने पे नहीं किया। यहाँ पे बोला है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी इसने पे नहीं किया। तो 2 रुपए के हिसाब से इसको अमाउंट मिली है, तो 300 इंटू 2 ये 600 रुपए, यानी हमें एंट्री करी होगी, वो क्या करी होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। कितना हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर 600 रुपए से हमने क्रेडिट किया होगा, और इसी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं इतना एक्सप्लेन करके चल रहा हूं, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे, एक वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और अच्छा सा कमेंट करके बताना मुझे कि कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस। गाइस, इजी ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत। ये क्वेश्चन अगर आपको मैं बताऊं क्या इसमें कुछ मैं चेंज कर देता, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता, आपके सबके लिए टफ हो जाता, इवन टीचर्स के लिए टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। ए लिमिटेड कंपनी इशूड, लेकिन ये डायरेक्ट पूछा है, ए लिमिटेड ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग। ये क्वेश्चन क्या करते हैं? टाइम खाते हैं, टाइम खाते हैं ऐसे क्वेश्चन रीडिंग में, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। एप्लीकेशन इशू करी है, उसने इनवाइट किया है 2000 शेयर्स का 10 रुपए ईच, प्रीमियम करा है 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो 10 + 2 के हिसाब से इशू करा है इसने 12 रुपए में। ठीक है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए आ रहे हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 रुपए में प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम कितना था? 2 रुपए, तो 3 रुपए तो अलॉटमेंट के, 2 रुपए प्रीमियम के, तो 5 रुपए यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट कॉल आ रहा है 3 रुपए, सेकंड कॉल आ रहा है 2 रुपए, तो ये इन चारों का टोटल है ना 12 रुपए हो जाना चाहिए। देख लो करके, 2 5 7 7 3 10 और 2 12। ठीक है, 12 हो गया, तो 12 पे इशू गया। एप्लीकेशन रिसीव हुई 3000 शेयर्स की, 2000 शेयर्स इन्वाइट करे थे, 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। इसका मतलब हो गया है ये प्रोराटा अलॉटमेंट होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सिर्फ 2400 शेयर्स को ही इन्होंने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट दिया है। बाकी जो 600 शेयर्स थे 3000 में से 2400 शेयर्स को ही इन्होंने प्रोराटा अलॉटमेंट दिया है। तो जो बाकी जो 600 शेयर्स थे इनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और इनको रिफंड कर दिया है। जो 2400 थे उसी में 2000 शेयर्स को बांटा है। तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जिसने 24 एप्लीकेशन लगाई होगी उसको 20 एप्लीकेशन मिल रही होगी। ठीक है, ये रेशो आ जाएगा। मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, पता होगा। तो रमेश जिसने 400 शेयर, जिसके पास 40 शेयर्स अलॉट हुए, जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए, ठीक है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल his shares were forfeited, find the number of shares Ramesh has applied for। इन्होंने क्या बोला? 40 शेयर्स अगर उसको अलॉट हुए हैं तो उसने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन लगाई होगी। तो मैंने क्या बोला? जिसने 24 एप्लीकेशंस लगाई है उसको 20 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। तो जिसने यानी 40 इसको अलॉट हुए हैं तो इसने 24 एप्लीकेशन लगाई और इसको 20 के अप्रॉक्स मिली, तो इस रेशो में हम बांट देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? इसमें मिला होगा, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, माफ कर देना। इस रेशो में इसको मिला होगा, तो है ना। अब इसको मिला तो 40 है, अब ये 40 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। और हम इसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा? 24 के लिए। तो यहाँ पे ये रेशो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 20, ये रेशो हो जाएगा। इसको 2 से काट लो और जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 48। तो इसने अप्लाई किया होगा डी ऑप्शन, यानी 48 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा होगा। एप्लीकेशन में 48 के अकॉर्डिंग इसने पैसे दिए होंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इतना सा पूछा था इसने।
गैस लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, बहुत काम के क्वेश्चंस है। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से इशू कर दिया है, 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे मांग रहा है। कंपनी का एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। 1.5 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अलॉटमेंट कैसे कैसे किया है इन्होंने, अलॉटमेंट किया है देखो, 50,000 शेयर्स को तो फुल अलॉट कर दिया, 80,000 शेयर्स को इन्होंने अलॉटमेंट दिया है, 80,000 शेयर्स को 50,000 दे दिया, यानी 50,000 को फुल कर दिया और 80,000 को 50,000 दे दिया, ठीक है। तो कितनी एप्लीकेशंस को अभी तक दे चुके हैं, 1,30,000 को, 50,000 को तो 50,000 दे दिया और 80,000 को 50,000 दे दिया, तो ओवरऑल 1,30,000 को दे दिया। एप्लीकेशंस कितनी आई थी, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 1,30,000 दे चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, एंड द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी 20,000 को तो क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है इन्होंने। अब देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। एप्लीकेशन कितने, 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मांगा है ये देखो आप, तो ठीक है। एप्लीकेशन पे इन्होंने मांगा है 3 रुपए मांगा है, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रुपए मांगा है इन्होंने, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगा है, तो 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन आई 1.5 लाख रुपए की। ये कितना अमाउंट हो जाता है, ये हो जाता है 4.5 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से हमें कितने अलॉट करने थे, 1 लाख तो कम से कम करने ही थे 3 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 1 लाख एप्लीकेशन हम रखेंगे 3 रुपए के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंपल सादा तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 3 लाख रुपए ये हो गए, और जो 20,000 शेयर जिनको हमने कैंसिल कर दिया, देखो 20,000 शेयर जिनको हमने कैंसिल कर दिया, उन्होंने भी तो 20,000 के अकॉर्डिंग 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन लगाई होगी, उनको तो रिफंड ही कर देंगे। तो कितना उनको रिफंड कर देंगे, 60,000 उनको रिफंड कर देंगे। तो ओवरऑल जो अमाउंट बचेगा ये अमाउंट हम एडजस्ट करेंगे फ्यूचर के लिए, अलॉटमेंट मनी के लिए। तो ये 3 लाख माइनस कर दो, 3,60,000 माइनस कर दो, तो 4,50,000 में से 3,60,000 माइनस करोगे तो 90,000 रुपए आपके बच जाएंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट जो उसमें अलॉटमेंट में यूज करेंगे वो अमाउंट हो गया 90,000 रुपए। सिंपल सादा तरीका बताया मैंने, एक पर्टिकुलर कॉल और इसको कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाबर लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। यहाँ पे कॉल्ड अप की हमेशा वैल्यू रहती है, इसलिए कॉल्ड अप बताया जा रहा है। ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी एट ₹4 पर शेयर। केवल 4 रुपए एप्लीकेशन मनी पे किया है। आउट ऑफ दिस 250 शेयर्स वर रीइशूड, 250 शेयर्स रीइशू कर दिए हैं। रीइशू किस पे किए हैं, 12 पर शेयर पे। शेयर की रेट कितनी थी, 10 रुपए, जिसको 12 पे रीइशू करा है इन्होंने, यानी प्रीमियम पे रीइशू करा है। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अपन को। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, देखो यहाँ पे ना 12 पे प्रीमियम पे रीइशू करा है, इसलिए कैपिटल शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो और शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हम कितना अमाउंट लेते हैं, जितना अमाउंट अभी तक उससे रिसीव कर लिया है, जितना शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। तो एक बार के लिए 250 शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं, तो उतना ही अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। 400 शेयर्स तो फॉरफिट करे थे, लेकिन 250 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शनेट में हम अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो 250 शेयर्स के अकॉर्डिंग 4 रुपए मिले होंगे जो हमने फॉरफीचर में डाले थे, ठीक है। तो 250 शेयर्स इंटू 4 करोगे तो 1000 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 1000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो यार ये क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे, अगर स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हो, तो स्टार्टिंग के इस वीडियो जुड़े हुए हो तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ए न्यू कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम, द मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम विल बी नो लिमिट 10%, 30%, 50%। कंपनीज एक्ट में कोई लिमिट नहीं दे रखी है, नो लिमिट दे रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो लिमिट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नॉट येट रीइशूड शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज। जो अमाउंट फॉरफिट कर दी है लेकिन उसको रीइशू नहीं किया है, उन शेयर्स को अभी तक रीइशू नहीं किया है, तो कंपनी के पास पड़े हैं, ठीक है। तो वो किसके हेडिंग के अंदर आएंगे, करंट लायबिलिटीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शेयर कैपिटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायर्स लिमिटेड। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा तो एक क्वेश्चन ऐसे ऊपर आया था, कौन सा आया था मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, 15 से 20वें क्वेश्चन के बीच में आया था। अभी हम 30वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट बताना है, जो 0.5 प्रीमियम है यहाँ पे। 10 को 0.5, 10 का शेयर था, उसको 10.5 पे इशू किया, तो 0.5 का प्रीमियम है, वो कितने शेयर्स क्या रहे, तो शेयर्स कैलकुलेट करके कर लेना। अगला क्वेश्चन है टी लिमिटेड हैज इशूड 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इन अप्रैल 2013, ठीक है। अप्रैल 2013 में इसने 10% डिस्काउंट वो डिबेंचर्स इशू किए थे, ठीक है। 10% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग 14% डिबेंचर्स थे, 10% डिस्काउंट पे इशू करें अप्रैल 2013। एंड कंपनी पेज इंटरेस्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है जून 30 को और 31 दिसंबर को एवरी ईयर। ऑन 31 मार्च 2013 द अमाउंट शोन एज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इन द बैलेंस शीट। यानी 31 दिसंबर को इसने लास्ट इंटरेस्ट पे किया होगा, फिर बाकी बचा जो 31 दिसंबर से लेके जो 31 मार्च 2014 को इन्होंने पूछा है कितना अमाउंट आप
अक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू के अकॉर्डिंग लेके जाओगे। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको। 20 लाख के ऊपर 14% लगा देना। कैसे लगाओगे वो आप देखना, कितने महीनों का लगाओगे, मेरे को इसका जवाब आप दोगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, ठीक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप करो मेरी तरफ से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि 31वें क्वेश्चन का क्या आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट? कौन सा अकाउंट है जिसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में नहीं ट्रांसफर कर सकते? तो देखो मैं आपको ये बताता हूं कौन कौन से अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कर देते हैं हम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को कर देते हैं हम, ठीक है। जनरल रिजर्व को कर देते हैं हम, ठीक है। और अदर फ्री रिजर्व्स जो होती है, अदर फ्री रिजर्व्स जो होती है उसको भी कर देते हैं, लेकिन डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट को हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कर लिया ना 32, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। 2018 की जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी में यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन पूछा क्या गया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट अमाउंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अकाउंट अमाउंट होता है, उसको किस किस काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है। वो किस किस काम में आता है, तो वहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे थे और फिर वो ऑल ऑफ द अबव करवा रहा था, या फिर है ना 2 ऑप्शन दे रखे थे, बोथ ए एंड बी करवा रहा था, कुछ ऐसा ऑप्शन था। क्योंकि हमारा पेपर नहीं है तो डिस्क्रीट हमें ऑप्शंस नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ये ही था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस किस काम में आता है। लिख लेना, नोट कर लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं वो चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो कैन बी यूटिलाइज, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के काम में आता है क्या? नहीं आता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं करते हैं इससे, ठीक है। कैन बी यूटिलाइज, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नहीं, इसके भी काम में नहीं आता। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं, डिविडेंड पे करने के काम में भी नहीं आता है। तो अब किस काम में आता है? पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर और वो प्रीमियम पे करते हैं रिडम्पशन, उसका अमाउंट पे करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को काम में लेते हैं। जनरली किस काम में लेते हैं? इशू करते हैं फुल्ली पेड अप शेयर्स को, राइट ऑफ करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, इन सबको राइट ऑफ करते हैं। प्रीमियम पे करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, और फॉर परचेस ऑफ ओन शेयर्स यानी बायबैक करते हैं, तब भी इसको काम में लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी किताब में से क्वेश्चन पूछा गया था। ये किताब अभी कोई रिसेंटली नहीं बनाई गई है, ये पहले की बनी हुई किताब है, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव की किताब है, मैं बता दूं कोई मिलती नहीं है, मार्केट में नहीं मिलती है ये, और मैं कब का सजेस्ट कर चुका होता आपको, कब का बता देता कि ये बहुत काम की चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। इक्विटी शेयर्स आर कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। क्या प्यारा क्वेश्चन आया है, सीरियसली अच्छा क्वेश्चन इसको बोलूंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन। और मैं फिर से जैसे लास्ट वीडियो की तरह मैंने बोला था यार, प्लीज कोई इसका तो जवाब देना और विद रीजन जवाब देना प्लीज यार, प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप है ना जल्दबाजी कर जाओगे इस क्वेश्चन में, डेफिनेटली जल्दबाजी कर जाओगे, और ये आपका नेगेटिव 0.5 करवा देगा। 2 नंबर तो वैसे भी नहीं आएंगे और 0.5 नेगेटिव भी करवा देगा। थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाओगे, संभल के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। पढ़ लेना पहले इक्विटी शेयर्स का एक बार प्रोविजन, तब आंसर देना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो पढ़ रखा होगा ना वो 1 सेकंड में क्लिक कर देगा, और जो नहीं पढ़ रखा होगा वो डेफिनेटली 2 ऑप्शंस में करेगा, गड़बड़ करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। XY लिमिटेड इशूड, XYZ लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 24,000 शेयर्स, शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द शेयर्स प्रोपोर्शनेटली, द एप्लीकेशन मनी वाज ₹6 एंड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ₹4। ठीक है भाई, एप्लीकेशन में 6 रुपए मिले और कॉल मनी 4 रुपए की हुई। राम हु हैज बीन अलॉटेड 300 शेयर्स कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, द मनी ड्यू टू राम, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ध्यान से सुनना। राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 300 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, 300 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो राम, और यहाँ पे 24,000 शेयर्स के जिसने एप्लीकेशन लगाई थी उसको 20,000 शेयर्स मिले हैं, यानी जिसने 24 एप्लीकेशन लगाई थी उसको 20 शेयर्स मिले हैं। यहाँ पे जो 300 मिले हैं ये 20 है, ठीक है। तो उसने एप्लीकेशन, 1 सेकेंड यार गला अटक गया, सॉरी बोलते बोलते कंटिन्यूसली गला अटक गया था, सॉरी। तो यहाँ पे उसने एप्लीकेशन कितने की लगाई होगी? 24 की एप्लीकेशन लगाई होगी और इसको मिले हैं 20। तो 320 है तो 24 कितने हो जाएंगे? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे इसका जो मिले होंगे वो हो जाएंगे 360 के आसपास, ठीक है। 360 के आसपास मिले होंगे इसको, ठीक है। इसको आप कट कर लोगे, यहाँ पे 0 0 गया,
यहाँ पे 15 गया, तो 24/15 करोगे तो यहाँ पे 360 शेयर्स इसको अप्लाई किए होंगे इसने। 360 शेयर्स के ऊपर इसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी? 6 रुपए के अकॉर्डिंग इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी। कितनी दी होगी? 2160 रुपए। लेकिन इसको देनी कितनी थी? 300 शेयर अलॉट हुए हैं तो इसको देनी थी 300 × 6, 1800 रुपए देने थे। तो एक्स्ट्रा मनी कितनी दे रखी है इसने? एक्स्ट्रा मनी इसने दे रखी है ऑलमोस्ट 200, 300, 360 रुपए इसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो इस 360 रुपए को हम अलॉटमेंट मनी के थ्रू एडजस्ट करेंगे, है नहीं? अलॉटमेंट पे इसको 300 रुपए, 300 × 4 रुपए देने थे। अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 4 रुपए मांगे हैं, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। 300 × 4 मांगे हैं और कितने देने थे? 1200 रुपए देने थे। इसने एक्स्ट्रा में पहले ही कितने पे कर रखे हैं? 360 इसने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं, जिसको हम एडजस्ट करेंगे। तो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट कितनी बच जाएगी? 840 रुपए के अकॉर्डिंग बचेगी। 840 जो बचेगा वो अमाउंट राम की ड्यू है। तो यहाँ पे अमाउंट ड्यू पूछा है इन्होंने, तो अमाउंट में ऑप्शन है क्या? 840 रुपए। यस, डी ऑप्शन में आपको आपका करेक्ट आंसर दिख जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, कर लोगे आराम से। अगला क्वेश्चन है, 80,000 शेयर इशू किए हैं स्टार लिमिटेड ने 10 रुपए वाले, ठीक है। मनी कैसे कैसे पे कर रहे हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपए फाइनल कॉल पे। 3, 4, 7, 2, 9 और 1 10 रुपए, ठीक है। तो पार पे इशू किया है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है यहाँ पे। अब एप्लीकेंट ऑफ रुपीज 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, ठीक है। 20,000 शेयर्स को फुल दे दिया। एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स, ठीक है। ऑन प्रोराटा बेसिस एन एप्लीकेशन ऑफ रुपीज 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो 20,000 शेयर्स को ही रिफंड कर देगा। अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी। अगर यहाँ पे पूछता, यहाँ पे क्या पूछता ये कि कितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे, तो हम पहले एक क्वेश्चन करे थे, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करे थे आज ही के इसी लेक्चर में, तो वो था कि कितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट के। तो यहाँ पे लेकिन क्या पूछा? अमाउंट टू बी रिफंडेड। और अमाउंट किसको रिफंड कर देते हैं? जिन एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर देते हो, जिन एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर देते हो उसका अमाउंट आप यहाँ पे रिफंड कर देते हो। तो यहाँ पे कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई है? यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड लास्ट लाइन में 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी 20,000 एप्लीकेशंस यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है। कॉल मनी एप्लीकेशन मनी मांगी कितनी थी? 3 रुपए के हिसाब से मांगी थी, तो 20,000 × 3 = 60,000 रुपए यहाँ पे रिफंड कर देंगे हम। 60,000 अमाउंट टू बी रिफंडेड, 60,000 ऑप्शन में है, ये रहा सी ऑप्शन में 60,000 इसका करेक्ट आंसर रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर चीज को पढ़ना है, देखो लास्ट में आता है तो क्वेश्चन घुमा दिया। यहाँ पे रिफंड अमाउंट पूछ लिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, लार्ज लिमिटेड इशूड 25,000 शेयर्स। क्या हो रहा है यार, ये वो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। लार्ज लिमिटेड इशूड, ये पता नहीं कोई वोकल प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो मैं बोलने में प्रॉब्लम नहीं आई है लेकिन यहाँ पे ये साउंड में ही दिक्कत आ रही है। लार्ज लिमिटेड इशूड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 ईच पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी 115 रुपए का उसने शेयर इशू किया था, 15 रुपए प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो 25 रुपए इसको एप्लीकेशन में मिल गए, 40 रुपए अलॉटमेंट में मिल गए, तो 25 + 40 65 रुपए मिल चुके हैं। जो बाकी बचे हुए हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड और 75,000 इक्विटी शेयर्स 25,000 के इशू किए थे और एप्लीकेशन आ गई 75,000 की, ठीक है। The above case is of forfeiture of shares, pro rata allotment, over subscription, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा यहाँ पे कि फॉरफिट हुए हैं कुछ शेयर्स। यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन का तो केस बनता ही नहीं है, क्योंकि 25,000 इशू किए थे और 75,000 एप्लीकेशन आई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ये हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। गाइस अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो एक वीडियो के लाइक मांगता हूं मैं, और शेयर चाहता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट करके प्लीज 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 बताना मेरे को कि वीडियो कैसा लगा। मेरे को उम्मीद है कई बच्चों से जो यहाँ पे कमेंट करते हैं, लाइक अश्विनी गुप्ता हो गया, विलेज किसान लाइफ वाले भैया हो गए, वीरू सिंह सोलंकी हो गए, और भी भाई है हमारे, एक मीणा साहब है, ये कौन से मोहित मीणा साहब है, ठीक है। एक दो लड़कियां भी है जो अच्छे मतलब एक जो विजय है जिसने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से पकड़ा था, लास्ट वीडियो में जो अच्छे क्वेश्चंस थे उसको साइडिंग से पकड़ के कमेंट किया था। एक कोई वर्मा जी भी है, वो भी अच्छे करते हैं। प्रीति वर्मा जी है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पूरा चांस है उनका सिलेक्शन होने का। अश्विन भाई पे तो मेरे को विश्वास है कि ये प्रोबेबली कर जाएंगे, क्योंकि इनके कंसेप्ट जो क्लियरिटी है ना वो वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन एक बार के लिए मैं भी बोलूँ तो मेरे से काफ़ी अच्छे आगे है, एडवांस है कंसेप्ट क्लियरिटी में, क्योंकि बहुत डीप पढ़ते हैं ये चीज़, हर चीज़ का पकड़ बना के रखते हैं। एज एन स्टूडेंट ही उन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा कुछ अचीव कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड अलॉन्ग विद द शेयर कैपिटल वेयर प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये तो ट्रू है सर, ठीक है, ये ट्रू है। वेयर ऑल द शेयर्स
वेयर ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ इक्वल टू गेन ऑन फॉरफीचर शेयर्स नॉट येट रीइश्यूड। बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम सही बात है। लॉस ऑन रीइश्यू, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। लॉस ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन द गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। ये बात इसे कब से समझा रहा हूं कि जब रीइश्यू करते हैं और उस पर कोई लॉस होता है, जो डिस्काउंट में इशू करते हैं वो उसके फॉरफीचर से ही सेट ऑफ करते हैं, और जितना गेन फॉरफीचर में होता है उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, उससे ज्यादा लॉस पे इशू नहीं कर सकते। कंसेप्ट पढ़े होंगे कंपनी अकाउंटिंग के तो पता होगा। अगला ऑप्शन है वेयर द, जब ये भी ट्रू हो गया, ए बी सी ट्रू हो गया तो डी ऑब्वियसली फॉल्स होगा। अब पढ़ते हैं डी क्या है। व्हेन फॉरफीचर शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नहीं, ये बात नहीं है, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट नहीं होता है, ये होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होता है ये, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होता है जब रीइश्यू करते हैं और वो प्रीमियम पे करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का। अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो मेरे को पूरा विश्वास है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये जो 31वां क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, ये कि भाई आप करके मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये सिर्फ वही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने दिया था 20 लाख पे 14% का आप इंटरेस्ट लगाओगे और कितना अक्रू है बट नॉट ड्यू है उसका महीने का जजमेंट आप करोगे और मुझे बताओगे। चलो एक और चीज बता देता हूं, इसमें हेल्प कर देता हूं, ठीक है। 31वां जब आंसर लिखो ना तो ऐसे लिखना 31 और 39वां क्वेश्चन का आंसर है, आंसर 31 और 39वां क्वेश्चन का जो भी आपका ए बी सी डी आंसर है, ए या डी में से इसका आंसर होगा ये, और मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आप कर लेना, मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगला वीडियो भी कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर आएगा, क्योंकि कम से कम 8 से 14 नंबर की फिक्स आने के पूरे चांसेस है कंपनी अकाउंटिंग, क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसमें शेयर्स आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो इसकी थोड़ी बहुत हमें थ्योरी पे पकड़ बनाना भी जरूरी है। जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए 99.99% चांस है, 99.999% चांस है कि प्रैक्टिकल इसके बाहर से, इससे ज्यादा टफ या इसके बाहर से प्रैक्टिकल नहीं पूछ सकता। यहाँ पे जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में आईबीपीएस नहीं पूछेगा, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपने यहां तक क्वेश्चन करे हैं, समझे हैं, तो इसका मतलब आप पूरी पकड़ बना लोगे कंपनी अकाउंटिंग पे। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम पे ये वीडियोस बहुत काम में आने वाले हैं आपके दोबारा कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।